सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम आशना है। ये हैं पंचकुला से। 1997 इनका डेट ऑफ बर्थ है और इनकी माता जी ने इनकी कुंडली मुझे भेजी है और पूछा है, पंडित जी ये बताइएगा कि मेरी बेटी पीएचडी करना चाहती है, कर रही है, या ऐसे प्रोफेसर वगैरह बनना चाहती हैं, वो बन जाएंगी कि नहीं। और उसी के सटे हुए एक लाइन नीचे उन्होंने एक सवाल और भी पूछा है कि आप कुछ कार्यक्रम में ऐसा बता देना कि मेरी बेटी का भरोसा ज्योतिष पे बढ़ जाए। एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, जल के अंदर प्यास बुझाने के गुण हैं, इस वजह से वो जल है, और जल है तभी हमारे शरीर में या हमारे इंद्रियों को प्यास का अनुभव होता है। अगर प्यास नहीं हो तो जल का कोई अस्तित्व नहीं है। और जल प्रकृति ने इसीलिए बनाया है क्योंकि वो बनाने से पहले हमें प्यास दे रहा था। आप जल के जगह पे प्यास जब लगेगी, दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं पी सकते हैं। प्यास हमेशा जल से ही बुझती है। ठीक उसी तरीके से शब्द नारायण, शब्द भगवान, शब्द ब्रह्म, शब्द मंत्र, शब्द क, ज्ञ, ए से लेकर जेड तक, क से लेके अंग तक, य तक, ज्ञ तक, जो भी बना है वो जरूर उसका कोई ना कोई अर्थ रहा है और जरूर उसका कोई ना कोई प्रभाव रहा है और जरूर उसका मानव जीवन से कोई ना कोई तादात्म्य रहा है। ज्योतिष अगर नहीं होता, ये ग्रह नक्षत्र नहीं होते, तो ज्योतिष जैसी कोई बात नहीं होती। और अगर ये ब्रह्मांड है तो निश्चित रूप से ज्योतिष है। आपके एक ना कहने से ना तो इस पे कोई असर पड़ने वाला है। हां, जो लोग ज्योतिष में भरोसा नहीं करते उनको आप कबूतर और बिल्ली की तरह कह सकते हैं। कबूतर क्या करता है, कबूतर जब सामने से बिल्ली को देखता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो मूर्ख ये सोच रहा होता है कि मेरे सामने कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसने आंखें अपनी बंद कर रखी हैं। पर बिल्ली काल स्वरूप उसको देखती रहती है और जैसे ही उसको मौका मिलता है, कबूतर का काम तमाम। तो ये ज्योतिष बिल्ली है। जो ये विषय है ये बिल्ली के सदृश है। ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये बिल्ली की भांति आपके ऊपर हमेशा टकटकी लगा करके बैठे हैं। यहां आपकी मति की भ्रम की स्थिति बदली, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे ही द्वारा इसकी मति बुद्धि बदलेगी। मैंने ही इसके बुद्धि को भ्रम में डाला है, मैंने ही इसके बुद्धि को नपुंसक बनाया है, मैंने ही इसके बुद्धि को पुरुषोचित बनाए हैं, मैंने ही इसके बुद्धि को स्त्रियोचित बनाए हैं। राक्षसत्व, दैवत्व, नास्तिकता, आस्तिकता, ये सब भगवान नारायण के और उसी के प्रतिनिधि स्वरूप ये ग्रह नक्षत्र आकाश में विद्यमान है। और वहीं की रोशनी आपके मौसम को प्रभावित करती है, आपके ऋतुओं को प्रभावित करती है, आपके विचारों को प्रभावित करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर धान हमेशा क्यों नहीं उपजा लेते आशना जी? कपास हर जगह की मिट्टी में क्यों नहीं हो जाता है? और गेहूं हर समय पे क्यों नहीं उपजाई जाती है? आपके छत पर से भी मिसाइल क्यों नहीं दाग दिया जाता है? जो जितने भी सैटेलाइट होते हैं, जितने भी होते हैं, वो फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल और फिर इधर उधर से क्यों नहीं आपके छत से भेज दिया जाता ना? क्योंकि उसको पता है कि इस जगह से भेजा जाएगा तो मोमेंटम ज्यादा मिलेगी, पृथ्वी की गति का बल मिलेगा। अन्यथा मिसाइल हर जगह से दागे जा सकते थे और प्रक्षेपास्त्र जो जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो सब कहीं से किसी भी जगह से भेज दिए जाते। और कोई भी अंतरिक्ष यान भेजने से पहले एक निश्चित समय अवधि क्यों तय करी जाती है? क्या इसमें ज्योतिष शास्त्र का कोई महत्व नहीं है? 25 मिलियन से ज्यादा ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र पे लिखे गए हैं। एक व्यक्ति गधा हो सकता है, 25 मिलियन कैसे गधे हो सकते हैं? अपने आप को बदलो। मैं ये नहीं कहता कि आप अंधभक्त बन जाइए। आप लोगों, आजकल के नए युवा वर्ग के लोग कहते हैं कि ये अपने अपने कर्म की बात है, पर निश्चित रूप से ये कुंडली कार्मिक ही है। इस कुंडली में भाग्य का बल कैसा है? इस कुंडली में भाग्य भाव में ही गुरु नीच के बैठे हैं। गुरु के बारे में मैंने कल ही कार्यक्रम में कही थी, वृषभ लग्न वाले कार्यक्रम को जाकर के आप लोग देख लीजिए। उसमें मैंने ये बात कही थी जिसका थंबनेल है शनि होंगे योग कारक तो करेंगे धनवान, ऐसा करके मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही, कल ही परसों कार्यक्रम बनाया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमजोर हो और कोई भी ग्रह जब किसी नीच के ग्रह के साथ बैठ जाता है, ध्यान से समझिएगा, जब कोई भी ग्रह किसी नीच के ग्रह के साथ बैठ जाता है
तो वो व्यक्ति और वो ग्रह दोनों प्रभावित होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु नीच के होंगे वो क्या करेंगे? इस लग्न की, वृषभ लग्न की ही कुंडली की बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने बात कही थी कि एकादशवें और नवम अष्टम भाव के अधिपति होकर के गुरु अच्छे नहीं होते, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति या हमारे जीवन के जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका काम हमें देना होता है। अगर उनके पास कुछ भी नहीं होगा तो आशीर्वाद तो जरूर देंगे। जैसे आपकी बूढ़ी दादी के पास अगर देने के लिए चंद सिक्के नहीं है तो वो आशीर्वाद स्वरूप आपको आशीर्वाद का, आशीष का हाथ जरूर दे देंगे। और ये गुरु अगर देने नहीं लगेंगे, अगर लेने लगेंगे, तो सोच के देखिए कि व्यक्ति के जीवन से सबसे पहले क्या गायब होगा? व्यक्ति के जीवन से सबसे पहले धर्म गायब होगा। अब इनकी कुंडली में या फिर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में एक निःस्वयोग होता है। शब्द है निःस्वयोग। वो कैसे बनता है और उसका फल क्या है? जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति अगर कोई भी ग्रह बनते हो, जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाते हैं और लग्नेश भी तो अष्टम में है, तो जहां सोचना होगा वहां व्यक्ति नहीं सोचेगा, जहां नहीं सोचना होगा वहां दिमाग लगाएगा। वैसे जातक के जीवन में धर्म और प्रसिद्ध होने का योग जरूर लगा है, पर यह कुंडली पराक्रम से ज्यादा युक्त है, क्योंकि यहां पे ये भाव, चंद्रमा को याद रखिए, मैंने तीसरे भाव के चंद्रमा के बारे में बात कही थी कि बहुत अच्छे होते हैं। लग्न में, धन में, तीसरे में, चतुर्थ में, पंचम में और एकादशवें के चंद्रमा अच्छे माने जाते हैं और ये अच्छे परिणाम देते हैं। इसका अर्थ है कि ये कुंडली कार्मिक है। और चूंकि गुरु के नीच होने के कारण सूर्य और गुरु जैसे दो तात्विक रूप से जीवन के मूल्यों को समझाने और समझने वाले दो ग्रह बिल्कुल ही त्रिकोण में बैठे हैं, पर इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते। भाग्य भाव में वो ऐसा ग्रह बैठा है जो इस कुंडली का अष्टमेश और लाभेश पापी भाव का अधिपति है। अच्छे भाव के अधिपति नहीं होने के कारण गुरु सर्वाधिक शुभग्रह होने के बावजूद भी सार्वभौमिक सिद्धांत के तहत गुरु को सर्वाधिक शुभग्रह माना जाता है। लेकिन अगर वो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए अच्छे भाव के अधिपति नहीं है, ये पापी भाव है, एकादशवां भाव, तो इस भाव के अधिपति होने से और नवम भाव में बैठ जाने से व्यक्ति के जीवन में अब धर्म में भी वो तभी विश्वास करेगा जब उसको तुरंत फल मिले। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना है, मुझे जल्दी दे दो, और मैं अगर तुम नहीं दोगे तो मैं अपने पराक्रम का फिर इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि ये व्यक्ति पराक्रमी ज्यादा है, भाग्यवादी कम है। क्योंकि भाग्य का कारक तो स्वतः भाग्य के भाव में ही नीच का बैठा है और व्यक्ति के जीवन का ईगो। अब सूर्य अगर किसी भी गलत ग्रह के साथ बैठेंगे तो क्या कराएंगे? व्यक्ति को इगोइस्टिक बनाएंगे और व्यक्ति को सत्य बोलने में इतना ज्यादा आगे रख देंगे कि कई बार वो सामने वाले के बुरे भले के बारे में विचार ही ना करे। क्योंकि जन्म कुंडली में सुख भाव के अधिपति अगर नवम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति माता और पिता का आदर तो करेगा, पर निश्चित रूप से 12वें एकादशवें भाव में शनि राहु केतु का संपर्क और नवम भाव में गुरु के साथ सूर्य बैठे, जो व्यक्ति को सत्यम ब्रुयाद प्रियम ब्रुयाद वाली, अप्रियम वाली बात बना देते हैं, जहां व्यक्ति सत्य बोलता है पर अप्रिय बोलता है। और दूसरा, मैंने क्या बात कही थी कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो ये निःस्वयोग बना देते हैं। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अब चपल, चंचल, चालाक, निष्ठुर, कई बार अधार्मिक प्रवृत्ति रखने वाला, और सैद्धांतिक रूप से अगर वो बात भी करेगा तो सिर्फ इहलौकिक बात करेगा, वो पारलौकिक सुख के बारे में कभी चिंतन नहीं करेगा। पारलौकिक सच्चा अर्थ वही जीवन का कि इस जन्म के बारे में, जैसे आपने अपने बारे में अभी सोच लिया, पर 10 साल बाद के बारे में तो विचार करते हैं, या कल के बारे में भी तो विचार करते हैं। रात को जल्दी सोएंगे तभी तो कल सुबह जल्दी जगेंगे। छोटे स्तर पे उदाहरण दूं तो आप अगर बहुत दूर तक नहीं सोच सकते तो वर्तमान में अगर जी रहे हैं तो कल सुबह के बारे में तो जरूर सोचते हैं, या अगर आज सुबह के बारे में, अगर आप आज सुबह की बात करते हैं तो रात्रि के बारे में तो जरूर सोचते हैं। आपकी छोटी दृष्टि ही सही, पर आप कल सुबह के बारे में जरूर सोचते हैं। तभी सोचते हैं नहीं मुझे आज जल्दी सो जाना चाहिए, नहीं तो मैं कल सुबह टाइम पे जग नहीं पाऊंगा। ये देहवादियों के प्रभाव का पराकाष्ठा है कि वो 10 साल पहले दूर की बात नहीं सोच पाते, ये वर्तमान में ही जी रहे होते हैं। इसी वजह से गधे की तरह मेहनत करने वाले प्रभाव से वो युक्त होते हैं। जो भयंकर देहवादी हैं उनकी सबसे बड़ी नाकामयाबी क्या है? देहवादी जो सिर्फ अपने पराक्रम पे ही भरोसा करते हैं, जो सिर्फ अपने गधे की तरह मेहनत करने पे ही भरोसा करते हैं, उनका सबसे बड़ा फेल्योर है कि वो कभी भी 10 साल बाद के पहले, मतलब जो भविष्य है, उसको देखने की उनके पास हैसियत ही नहीं है, वो उनमें क्षमता ही नहीं है। और हमारे दिव्य दृष्टि के पास, हमारे संतों के पास ऐसी दिव्य दृष्टिता थी कि वो 10 नहीं कितने हजार साल पहले बाद सब देख लेते थे।
तो जो धर्म से जुड़ा है उसके पास ऐसी शक्ति होती है जो उसको भविष्य भी दिखाने की क्षमता पैदा करवा दे। क्योंकि वस्तुतः ये जो आपके नेत्र हैं दोनों, ये सिर्फ वर्तमान और भौतिकीय दृष्टि से जो नेत्र मिले होते हैं वो सिर्फ वर्तमान देखने के लिए होते हैं, फिजिकली टच करने के लिए और ऐसे दिखाने के लिए, छूने के लिए। वस्तुतः भविष्य देखने के जो नेत्र होते हैं वो पीछे होते हैं, जिनको मंत्र के द्वारा, धर्म के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, जप के द्वारा, बड़ों के आशीर्वाद के द्वारा, गुरु ग्रंथ और गंगा के आशीर्वाद के द्वारा उन्हें जागृत करना पड़ता है। और ये बहुत आसान नहीं है। लोग जानते हैं कि 10 मिनट तक मेरुदंड सीधा करना बड़ा कठिन होता है, इस वजह से वो इसी में ही नुक्ताचीनी करने लग जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, नहीं ये कैसे हो जाएगा। क्योंकि आपकी बेटी ऐसी हो सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव विचारों के उद्बोधन का होता है, विचारों के उत्पन्न होने का होता है, और इसी भाव का अधिपति अष्टम में बैठ करके इनको विचारों से दरिद्र बना रहा है। कई बार व्यक्ति एक तरफा ही सोचता है, सिर्फ अपने कर्म पे ही फोकस करता है, पर उसके बदले वो कभी भी आशीर्वाद पे भरोसा नहीं करता। ऐसा अगर बहुत अधिक है तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात होगी, क्योंकि अभी इनकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है, जो व्यक्ति की कुंडली का दूसरा सर्वाधिक अच्छा ग्रह होता है। तो अभी इनकी कुंडली में अगर सफलता के पैमाने में 2028 के सितंबर तक बुध की दशा इनको बहुत अच्छा दे सकती है। और पंचम भाव के अधिपति अष्टम भाव में इनकी कुंडली में प्रोफेसर बनने के योग निश्चित रूप से घटित होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पे है, लाभेश होकर के भाग्य में बैठे हैं तो अच्छी बात होगी। पर इस कुंडली के लिए अष्टमेश भी होते हैं। अष्टम भाव में शुक्र का बैठना व्यक्ति को रिसर्चर और प्रोफेसर बनाने में योगदान देता है। अष्टम भाव के बुध पंचमेश होकर के अगर बैठेंगे तो व्यक्ति को हायर क्या बोलते हैं उसको, उच्च शिक्षा में बहुत अच्छा योग जागृत करते हैं। और यहां मंगल के साथ राहु। अब जरा इस बात पे विचार करिए। तो मैंने क्या बात कही थी कि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए जब 12वें और 7वें भाव यानी कि मारक भाव के अधिपति मंगल जब राहु केतु के संपर्क में आएंगे तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट देने लगते हैं। व्यक्ति जितना प्रेम देता है कई बार वो मिलता नहीं है, और कई बार जितना उसको देना चाहिए उतना वो देता नहीं है। ये दोनों ही चीजें एक साथ घटित होंगी। ये देंगी पर इनको मिलेगा नहीं, और जितना इनको देना चाहिए ये उतना देंगी नहीं, क्योंकि यहीं पे आग लगा हुआ है, राहु और मंगल का दोष लगा है। क्योंकि मंगल इस कुंडली में, मैं अंगारक दोष नहीं कहूंगा, मैं उस शब्द पे के पीछे नहीं जाऊंगा, पर मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि 12वें भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति जब राहु केतु के संपर्क में आएंगे तो निश्चित रूप से सबसे पहले व्यक्ति के जन्म कुंडली में उस भाव को जलाएंगे, क्योंकि मंगल अग्नि है और अग्नि में तीव्रता डालने का काम राहु करेंगे। यहां पे कन्या राशि बनी है, इस भाव के अधिपति इस भाव से केंद्र में है, इस वजह से व्यक्ति का एजुकेशन तो ठीक होगा, संतान में दिक्कत हो सकती है, स्वभाव में दिक्कत हो सकती है, वैचारिक सुख में दिक्कत हो सकती है, कटुतापूर्ण वाणी बोलने में व्यक्ति आगे रहेगा, किसी को कुछ भी बोल देगा। और कई बार व्यक्ति का प्रेम धूल धूसरित सा होता है, व्यक्ति को प्रेम में असफलता मिलती है, और कई बार व्यक्ति एक तरफा सोचने वाला हो जाता है। वो विचारों से कई बार बहुत ही ज्यादा बोधगम्य विचार नहीं कर पाता, बहुत ही ज्यादा बौद्धिक स्तर पे उसकी जो एक लेवल होती है उसमें थोड़ी सी वो कई बार एक तरफा हो जाता है, जहां वो कई बार कुछ चीजों को देख ही नहीं पाता है। अगर वो जल रहा है तो यहां के कारण, और अगर कार्मिक है तो यहां के कारण। अगर उसके जीवन में कभी भी धर्म की कमी है तो ये गुरु नीच के हैं इसके कारण, और जब कभी भी वो रिसर्च और प्रोफेसर आदि बनने की कोशिश कर रहा है तो वो इसके कारण। और वो मिलेगा क्योंकि शनि यहां बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं। इस कुंडली के लिए भाग्य भाव का अधिपति 11वें भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन राजयोग बना रहा है, और भाग्य भाव का अधिपति लाभ में बैठा, लाभ के अधिपति भाग्य में बैठे और लग्न को देख रहे हैं। इस वजह से शनि का काम देना है और वो देंगे ही देंगे। तो जन्म कुंडली में ये जो युति बनी है, या देख रहे हैं आप लोग कि मंगल ने शनि को देखा है, शनि ने मंगल को देखा है, ये व्यक्ति को कई बार जल्दबाजीपन से या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के व्यक्ति को गलत निर्णय भी करवा सकते हैं। इस वजह से कभी भी किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें निश्चित रूप से यह विचार करना होगा कि ये कितना सही है। और दूसरी बात है कि आप कितने होश में हो कोई भी निर्णय लेने से पहले, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु नैतिक जिम्मेदारी व्यक्ति के पास है, वो नैतिकीय है, उसके पास मोरालिटी कम नहीं है, क्योंकि गुरु और सूर्य व्यक्ति को मोरल वैल्यू से जागृत रखते हैं। गुरु ने चंद्रमा को देखा है, सूर्य ने चंद्रमा को देखा है। निश्चित रूप से व्यक्ति यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव
और वैभव से युक्त होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति भाग्य भाव में चतुर्थ के कारक के साथ बैठे हैं, पीछे ही चंद्रमा बैठे हैं। इसके ठीक आगे राहु अगर और मंगल नहीं बैठे होते तो व्यक्ति का विचार जल नहीं रहा होता और प्रेम की कमी नहीं होती। कई बार व्यक्ति को पिता का प्रेम नहीं मिलता, कई बार माता से अनबन होती रहती है, कई बार समाज और लोगों से और मित्रता कुछ गलत लोगों के साथ हो जाए जो उनको पथभ्रष्ट करने पे लगातार तुले हुए हों। इन लोगों से बचने की आवश्यकता होगी, जो कई बार व्यक्ति को गलत लोगों से मैत्री करा देता है। अगर आपके भी जीवन में ऐसे कई लोग हैं जो आपको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें आपको कुंडली आपकी मदद कर सकती है और उसमें आपको अपनी कुंडली से सहायता लेनी चाहिए। ये बात है। 2028 तक आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग चलेगा, जिसमें से एक सबसे अच्छा योग आपकी कुंडली में 26 से 28 के बीच का चलेगा। वैसे आपकी कुंडली में अभी बहुत ज़्यादा 23 के अक्टूबर तक सावधान रहने की बारी है। अपने आप को जलाइए मत, अपने आप को शांत रखिए। आप बुद्धिमान हैं गुरु और सूर्य के कारण, और आपकी कुंडली सफल होगी लग्न पे शनि के कारण। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति डीप थॉट में जाता है, उच्च शिक्षा में जाता है, बहुत अच्छा एजुकेशन उसकी मदद करने में उसका शिक्षा भाव बहुत अच्छा बनेगा। धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में, ये ठीक नहीं होते। मैंने इसके बारे में ही चर्चा करी थी कि व्यक्ति कई बार दुखी, कई बार संतप्त, कई बार परेशान, कई बार चित्त वृत्तियों के अनुकूल प्रतिकूल होने से प्रभावित, और कई बार व्यक्ति एक तरफा नहीं हो पाता या कई बार एक तरफा ही हो जाता है। मतलब बैलेंस करने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में धर्म भी रहे और आप निश्चित रूप से अपने कर्म पे भी साथ साथ दोनों की पटरी चलती रहे एक साथ। पराक्रम भाव ठीक बना है, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा, आप तर्क बहुत अच्छा देंगे, आपसे कोई जीत नहीं सकता। आप इमोशनल भी हैं तो प्रैक्टिकल भी हैं, पर प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं। चतुर्थ भाव बहुत अच्छा, माता की सेवा करने का भाव भी व्यक्ति के पास है। पंचम भाव की स्थिति जल रही है, इस वजह से प्रेम देने की बारी है। छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में विपरीत राजयोग बनाएंगे, पर ये लग्नेश है, इस वजह से वो कहीं भी बैठेंगे कमजोर नहीं होगा, पर व्यक्ति के जीवन में बार बार असफल होने के चांसेस भी बढ़ेंगे और कई बार अप्रत्याशित घटनाओं के घटित होने का योग बना है कुंडली में, और कई बार अपने परिधान पे, अपने वस्त्रों पे और अपने विचार करने की बात पे ध्यान देने की बात है या विचार करने की बात है। आप क्या सोच रहे हैं, किस पे कितना समय देना चाहिए, किस पे कितनी अनुकूलता की बात है, किस पे कितना प्रतिकूल होना है, कब क्रोध करना है, कब किसी को जवाब देना है, कब किसको कौन सा उत्तर देना है, ये बहुत ही सावधानी से करना होगा, क्योंकि ये कई बार बैलेंस क्रिएट नहीं होने देते। सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम में, ये कई बार व्यक्ति को प्रेम में डाल देते हैं और बाद में नुकसान भी करवाते हैं। अष्टम भाव में शुक्र और बुध शुभग्रह की राशि बनी है, शुभग्रह बैठे हैं। आप जितना करेंगे आपको उतना मिलेगा, आपके मेहनत का बट्टा नहीं कटेगा, पर निश्चित रूप से उस पर पूर्वजों का आशीर्वाद आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में नवम भाव थोड़ा कमजोर सा बन रहा है। दशम भाव बहुत अच्छा, दशम भाव के अधिपति राहु केतु के संपर्क में तो व्यक्ति कई जगह से धन भी कमाता है और निश्चित रूप से उसको उसका सुख मिल जाता है। एकादशवां भाव परिवर्तन राजयोग, 12वें भाव की स्थिति जन्म कुंडली में व्यक्ति को कई बार चंचल चित्तवृत्तियों का बना देती है। ऑपरेशन के योग बने होते हैं, कई बार व्यक्ति को ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है और कुदृष्टि लोगों की पड़ती है, इस वजह से कुछ भी ऐसा ना करिएगा जिससे आपको समाज में कभी कभी असंतुलन में जाना पड़े, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पे, राहु की दृष्टि सूर्य पे, राहु की दृष्टि शनि पे, मंगल की दृष्टि शनि पे। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जब एक ही भाव पे पड़ेगा तो कई बार व्यक्ति के पेट और पेट से संबंधित समस्याओं को देने वाला एसिडिटी, कब्जियत और गैस्ट्रिक और नेत्र और दांत कमजोर होते हैं। नवांश कुंडली में गुरु राहु के साथ पति भी कुछ ऐसा ही ना मिल जाए, और बुध और चंद्रमा के साथ यहाँ पे तो चंचलता बरकरार नहीं रखिएगा। शनि यहाँ पे उच्चाभिलाषी हैं और कम से कम शुक्र नीच की राशि को भोग करके निकले हैं। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में केंद्र में, ये अच्छी बात होगी, और यहाँ पे दशम भाव के अधिपति यहाँ बैठे हैं। ये कर्म क्षेत्र के लिए व्यक्ति की कुंडली बहुत अच्छी बनी है। यहाँ भी 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर और यहाँ भी 2 नंबर। इससे ये बात तो प्रमुखतया साबित हो जाती है कि व्यक्ति निश्चित रूप से प्रखर है और बुद्धिमानी से जुगत लगा करके किसी भी काम में सफल होने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ता नहीं है। दशमांश कुंडली में मंगल यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरु और बुध चंद्रमा ये निश्चित रूप से प्रोफेसर योग बनाए, और यहाँ पे व्यक्ति का कर्म क्षेत्र उज्ज्वल है, इसको लेकर के कभी भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको अगर हो सके तो इस कुंडली के लिए बुद्ध का रत्न एक पन्ना भी पहनाया जा सकता है,
वस्तुतः एक बात बता दूं तो इनकी कुंडली में अगर गुरु की स्थिति थोड़ी अच्छी होती तो मैं वो भी कह सकता था, पर आपकी कुंडली के हिसाब से अगर बात बने तो आप सूर्य का रत्न माणिक्य भी पहन सकते हैं, पर अगर क्रोध ज़्यादा ना हो, ईगोइस्टिक नेचर ज़्यादा ना हो तब, या नहीं तो फिर चंद्रमा का रत्न मोती भी धारण किया जा सकता है। अगर बहुत कम, बहुत बात अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हो, ऐसी कोई बात हो, तो इनको सफ़ेद पुखराज या उपल भी पहनाया जा सकता है। मैंने 2 रत्न बताए, 3 बताए। सबसे पहले माणिक्य, दूसरे नंबर पे चंद्रमा का रत्न मोती, तीसरे नंबर पे ओपल या सफ़ेद पुखराज कहा है। दिन आपके लिए शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा, अंक 5 अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली के लिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बहुत बढ़िया है, हस्त, पुष्य और रोहिणी। आपकी कुंडली में लग्न बहुत बढ़िया बैठा है, केंद्र खाली है, इस वजह से व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और कई बार घर परिवार में कलह का वातावरण भी मचा देती हैं। तो कोई भी ऐसा काम ना करिएगा। आपकी कुंडली स्थिर लग्न की है, स्थिरता से सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। लग्न के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, थोड़ी बहुत मशक्कत बाकी रहती है। अंक बताया, नक्षत्र बताए, दिन बताया, तारीख बता दी, दिशा दक्षिण बहुत अच्छा होगा। दशमांश कुंडली तो बहुत अच्छी बनी है। भरसक ये व्यक्ति मेहनत पे भरोसा रखता है, पर मुझे लगता है कि आपके मेहनत पे आपके पूर्वजों का प्रभाव और उनकी दृष्टि, खास करके कृपा दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि आप लगातार कितना काम करोगे, कभी ना कभी तो आराम करोगे या कभी भी आराम नहीं करोगे। और अगर कभी काम नहीं करोगे तो बचपन में के बाद बुढ़ापे में भी काम करना ही पड़ेगा, फिर वहाँ भी आराम नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।